गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जैविक कारकों के संबंधों के बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, जो बायोटिक फैक्टर्स के जो रिलेशंस हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है अंतर्जातीय संबंध, इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो है कि एक जाति के जीवों के मध्य जो संबंध होते हैं उनको हम अंतर्जातीय संबंध या इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा प्रकार का जो जैविक कारक संबंध होते हैं वो अंतर्जातीय संबंध कहलाते हैं। इनको हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस कहते हैं। तो दो या दो से अधिक जातियों के जीवों के मध्य जो संबंध बनते हैं उनको अंतर्जातीय संबंध, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न जातियों के जीवों के मध्य जो संबंध बनते हैं उनको हम अंतर्जातीय संबंध कहते हैं। सबसे पहले हम अंतर्जातीय संबंध यानी इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसको भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक सहयोगी संबंध और एक असहयोगी संबंध। देखिए, जो कोऑपरेटिव रिलेशंस होते हैं, सहयोगी संबंध, इसमें जो एक जाति के जो जीव हैं उन सभी जीवों को लाभ की स्थिति रहती है, जबकि असहयोगी या नॉन कोऑपरेटिव जो रिलेशंस होते हैं उसमें एक जाति के जो जीव आते हैं उनको जो है हानि की स्थिति रहती है, असहयोग की भावना इसमें प्रबल होती है। तो सबसे पहले हम सहयोगी संबंधों की चर्चा करते हैं। सहयोगी संबंध में आप देख रहे हैं सहयोगी जो रिलेशंस सहयोगी संबंध जो हैं, कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं एक जाति के जीवों के मध्य, उसको हम मूल रूप से चार भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले निवहीकरण, कोलोनाइजेशन, दूसरा है सामाजिक संगठन, सोसाइटी फॉर्मेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है समूहीकरण, एग्रीगेशन, और चौथा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पैतृक संरक्षण या पेरेंटल केयर। देखिए, सबसे पहले हम निवहीकरण की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निवहीकरण कोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है मूल रूप से प्रोटोजोआ जो संघ है उसके जंतुओं में चालू हुई है, और वहाँ से फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये स्पंजों में यानी कि पोरिफेरा संघ में भी बढ़ गई है। और इसी के कारण जो है डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का काम हुआ है, जिससे आज के समय के जो आधुनिक जो जीव जंतु हैं उनका जो विकास हुआ है वो इसी कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में अपनी सुरक्षा के लिए निवहीकरण या कोलोनाइजेशन को अपनाया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि दूसरा जो प्रकार का संबंध है, सहयोगी संबंध, वो है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन जो है और उसके बारे में हम देखते हैं कि सामाजिक संगठन के अंदर ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है, जिसमें एक जाति के जीवों को बड़ी लाभ की स्थिति रहती है। इसमें जो सामाजिक संगठन है इसमें आप देखते हैं कि जैसे हम उदाहरणार्थ हम बात करें तो मधुमक्खियों की के अंदर अपन देखते हैं कि इनमें इतना गहरा सामाजिक संगठन पाया जाता है, जिसमें आप देखिए मधुमक्खियों में 3 प्रकार के प्रभेद देखने को मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से रानी मधुमक्खी और उसके अलावा श्रमिक हैं और नर या ड्रोन्स पाए जाते हैं। और इनका सामाजिक संगठन इतना प्रगाढ़ होता है कि इनमें सभी के कार्य बटे हुए रहते हैं, और इन कार्यों का जो वितरण है वो इनको एक दूसरे के लिए पूरक बनाता है और इनका सामाजिक संगठन बहुत ही मजबूत बना रहता है। तो इसमें एक जाति के जीवों को बड़ा लाभ होता है। ऐसा ही संगठन हम देखते हैं कि दीमक में भी देखने को मिलता है हमें, और आर्थ्रोपोडा संघ के और भी जीवों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है समूहीकरण या एग्रीगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एक जाति के जीव अपने विभिन्न प्रकार के लाभों को जो है देखते हुए एक समूह में रहने की इनमें प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। वैसे ये समूहीकरण की प्रवृत्ति जो है वो निवहीकरण से मिलती जुलती ही प्रवृत्ति है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, अंतर ये है कि इस प्रक्रिया में कुछ जातियों के जो सदस्य हैं ये या तो स्वभाव से ही समूह बनाकर रहते हैं, या कुछ विशेष परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अस्थायी रूप से समूह में इकट्ठे हो जाते हैं। इससे कई उनके जो है कार्य संपन्न होते हैं, जिसमें हम सुरक्षा की बात करें, समूह में रहकर जो है जंतु
अकेले रहने की बजाय ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षा का कार्य संपन्न कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम देख रहे हैं कि जो ताप संरक्षण या हीट थर्मल कंजर्वेशन की क्रिया है कि समूह में रहने से ठंड के मौसम के अंदर इनको जो है बहुत सारे पशु कीट मानव भी यहाँ तक कि एक परिवार बनाकर रहता है, जिससे इनके श्वसन के कारण इनमें एक जो है हीट या गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे इनका जीवन सर्वाइव करता है और इनका टेम्परेचर ठीक रहता है। इसी प्रकार इसमें एक लाभ हम पारिवारिक कवच फैमिली आर्मोर की बात भी करें। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप देखिए कि एक जंगली भैंसा होता है, सामान्य रूप से अकेला जो है भेड़ियों का जो समूह होता है उसका मुकाबला नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये जंगली भैंसें समूह में होते हैं तो इन जो है भेड़ियों को खदेड़ देते हैं और इस प्रकार अपने संपूर्ण परिवार की और झुंड की सुरक्षा कर लेते हैं। इसी प्रकार इसमें समूहीकरण में एग्रीगेशन में हम एक उदाहरण आक्रमणकारी प्रवृत्ति का भी देख सकते हैं। ये आक्रमणकारी प्रवृत्ति करके अपने भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। जैसे कि एक टिड्डी दल की बात करें, एक स्वयं जो टिड्डी होती है इतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि टिड्डियों का लाखों करोड़ों के रूप में एक समूह होता है और इस एग्रीगेशन की प्रवृत्ति के कारण इनमें एक आक्रमणकारी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और उस आक्रमणकारी प्रवृत्ति के कारण ये नाजुक टिड्डियों का जो विशाल झुंड है ये हमारे बड़े पैमाने पर कृषकों के जो खेत हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जो है समूहीकरण की प्रवृत्ति के कारण ये सफल हो पाता है और अपने जीवन का सही निर्वहन कर पाता है। और अब अगला हमारा टॉपिक जो है उसमें सहयोगी संबंधों के अंदर हम देख रहे हैं पैतृक संरक्षण। सामान्यतः निम्न स्तरीय जीवों में जैसे कि प्रोटोजोआ संघ से हम पोरिफेरा सिलेंटेटा की ओर बढ़ते तो उनमें पैतृक संरक्षण की भावना कम देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च संगठनीय स्तरों की ओर जाते हैं तो पैतृक संरक्षण उच्चतम स्तर का देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर का जो पैतृक संरक्षण हमें देखने को मिलता है वो सामान्यतया हमें वर्ग एवीज और वर्ग मेमेलिया के सदस्यों में देखने को मिलता है, जिसमें हम कहें कि पक्षियों के अंदर एवीज वर्ग में जो है पक्षी अंडों को सेते भी हैं और साथ ही जब तक वो शिशु अवस्था में रहते हैं तब तक उनके भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। और पैतृक संरक्षण का सबसे जो है बहुत ही सुधरा हुआ और बड़ा पैमाने पर जो रूप देखते हैं वो हम मानव में देखते हैं कि मानव में न केवल माता पिता बल्कि अन्य जो सगे संबंधी हैं जैसे कि नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी आदि भी जो है एक जो उनका पुत्र या उनका जो नाती है उसका जो है संरक्षण करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, यानी बहुत लंबे समय तक पैतृक संरक्षण किया जाता है। अब देखिए हमारी अगला जो हमारा टॉपिक है वो असहयोगी संबंध है। असहयोगी संबंध में एक जाति के जीवों के मध्य इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो सहयोग के जो है विपरीत होते हैं। इससे क्या है कि एक जाति के जीवों में जो है हमारे को जो है हानि की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले हम देखें भोजन स्पर्धा की बात करते हैं तो भोजन स्पर्धा में हम देखते हैं कि सामान्यतया जो ये भोजन की स्पर्धा होती है ये सभी सामान्य सभी जातियों में मिलती है। एक जाति के जीवों की भोजन की आदतें समान होती है, इसलिए उनमें भोजन की स्पर्धा सीमित रूप से देखने को मिलती है। सामान्यतया ये भोजन स्पर्धा है शाकाहारी जीवों की तुलना में मांसाहारी जीवों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके बाद में हम अगले चलते हैं। देखिए अगला है सीमित शत्रुता। देखिए एक जाति के जीवों में चूँकि सभी आवश्यकताएं उनकी समान होती है, जैसे कि सुरक्षा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, संगम के लिए साथी की आवश्यकता है, इन सब पोषण की आवश्यकताएं हैं, उनके हैबिटेट या आवास की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के कारण इनमें सीमित शत्रुता देखने को मिलती है। आप देखिए एक जो शेर होता है उसका भी एक निश्चित आवास होता है, उस आवास में वो दूसरे शेर को बिल्कुल भी जो है सहन नहीं कर सकता, उनमें से एक को यहाँ उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। अब देखिए हम आगे चल रहे हैं। अब हमारा जो है अगला है देख रहे हैं जैसा आप स्क्रीन पे अंतर्जातीय संबंधों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें इंटर स्पेसिफिक रिलेशन में जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि इसमें विभिन्न जातियों के जीवों के मध्य संबंधों की चर्चा की जाती है।
जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी दो प्रकार की, जैसा कि हमने अंतर्जातीय संबंधों में देखा था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी दो प्रकार हमने बांटे हैं। इसमें देखिए सहयोगी संबंध और असहयोगी संबंध। सबसे पहले हम कोऑपरेटिव जो है रिलेशन सहयोगी संबंधों की चर्चा करें। सहयोगी संबंधों में सबसे पहला है सहजीविता। सहजीविता का देखिए परिभाषा हम देखते हैं कि दो विभिन्न जातियों के जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता है, जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ की स्थिति रहती है, वो सहजीविता या सिम्बायोसिस कहलाती है। सिम्बायोसिस के बारे में हम बात करें तो सिम्बायोसिस को भी हम मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। सहोपकारिता जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और एक भोजन स्पर्धा को आप सहभोजिता समझें, और इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। सबसे पहले हम सहोपकारिता को हम समझते हैं। देखिए सहोपकारिता की जो स्थिति है उसमें पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सहोपकारिता में दो जीव जातियों के बीच में ये एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता है, इसमें किसी भी जीव जाति को हानि नहीं होती। सहोपकारिता को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अविकल्पी सहोपकारिता और विकल्पी सहोपकारिता। सबसे पहले हम अविकल्पी सहोपकारिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अविकल्पी सहोपकारिता को हम ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करें तो देखिए लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर जो नाइट्रोजन स्त्रीकारक बैक्टीरिया के रूप में राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया रहते हैं, एक तो ये उदाहरण है जिसमें आपको मालूम है कि लेग्यूमिनेसी कुल का जो पौधा है उसको जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। लेग्यूमिनस कुल के पौधों में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, और साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है उसी पौधे से अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में दोनों जो है जातियों को लाभ की स्थिति रहती है। इसी प्रकार का संबंध हरित हाइड्रा और शैवाल में भी देखने को मिलता है, जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता है। इसी प्रकार का एक संबंध जो है हमें दीमक और एक कोशिकीय जो है फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन है, जिसको हम ट्राइकोनिम्फा कहते हैं, जो कि दीमक की आंत में पाया जाता है, इसमें भी देखने को मिलता है। इसमें आपको मालूम है कि सामान्यतः दीमकों का भोजन जो है वो सेलुलोज होता है, और इस सेलुलोज का पाचन करने के लिए उनमें एंजाइम नहीं पाया जाता। जो दीमक की आंत में जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ जो ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है, इसके अंदर सेलुलोज एंजाइम स्रावित करता है, जो सेलुलोज का पाचन करता है, जो दीमक के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये जो है दीमक की आंत से भोजन भी प्राप्त कर लेता है, इसलिए दोनों को इसमें भी लाभ है। इसी प्रकार का एक बहुत ही संबंध अविकल्पी जो सहोपकारिता का एक अच्छा उदाहरण है, यह है स्लेंटेटा वर्ग का एक जीव है जिसको सी एनीमोन कहते हैं, समुद्री एनीमोन कहते हैं। इसका भी हर्मिट क्रेब के साथ में इस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। साथ ही अगला जो हमारा टॉपिक है सहोपकारिता में ही, इसमें है विकल्पी सहोपकारिता। इसको हम अंग्रेजी में फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, देखिए मैं आपको अविकल्पी के बारे में बताऊं कि ये एक बाध्यकारी संबंध होता है। इसमें दोनों जीवों के मध्य जो संबंध होता है वो बाध्यकारी होता है। अगर वो अलग अलग रहते हैं तो अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाते। जबकि विकल्पी संबंधों के अंदर क्या होता है कि दोनों जीव जातियों को लाभ की स्थिति होती है, लेकिन ये संबंध विकल्प प्रदान करता है। अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो उनके जीवन को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। तो विकल्पी सहोपकारिता में देखिए इसको हम सामान्यतया आदि सहजीवन या मूल सहयोग भी कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखें तो देखिए गाय भैंस जैसे जो मवेशी हैं, उनकी मवेशियों की बाह्य त्वचा पर कुछ परजीवी कीड़े चिपके हुए पाए जाते हैं, जो कि उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और तो वो पशुओं के लिए बड़ी हानिकारक बात होती है, उनके शरीर को वो कमज़ोर करते हैं। तो कुछ कोएं और चिड़ियाँ जो होती हैं वो इन परजीवी कीड़ों को इन मवेशियों की त्वचा से हटाकर या छुड़ाकर खाती हैं, जिससे इनका पेट भरता है। तो इनको तो लाभ यह है कि इनको पोषण प्राप्त हो जाता है कौवे और चिड़िया को। साथ ही परजीवी कीड़ों के शोषण और त्वचीय उत्तेजना से मवेशी मुक्ति पाते हैं। तो इस प्रकार के संबंध में दोनों
जीव जातियों को लाभ होता है, लेकिन ये संबंध विकल्पी है। अगर ये साथ नहीं रह के अलग अलग भी रहते हैं तो इसको इनके जीवन को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। एक संबंध देखिए, इसी का एक विकल्पी सहोपकारिता का एक अच्छा उदाहरण है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मगरमच्छ और जो है कि छोटी जो चिड़िया होती है उनके बीच का संबंध है। जब मगरमच्छ तालाब से मछलियाँ खाकर बाहर आ जाता है तो वो रेत के किनारे बैठ के सुस्ताता है, तो उस समय ये अपना मुंह फाड़ के रखता है और मछलियों के भोजन करने से बहुत सारी मछलियों के जो टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं, वो इसके दांतों में फंस जाते हैं, जिनसे ये परेशान रहता है। तो जो छोटी चिड़िया है वो इसके जो है मुंह के अंदर चली जाती है और उसके दांतों के बीच से वो उस मांस के टुकड़ों को, मछलियों के मांस के टुकड़ों को छुड़ाकर खाती है। इससे जो है चिड़ियों को भोजन प्राप्त हो जाता है और साथ ही जो है मगरमच्छ को भी अपने दांत सफाई का लाभ मिल जाता है। इस प्रकार ये सहोपकारिता के संबंधों की हमने चर्चा कर ली है। अब दूसरा संबंध भोजन स्पर्धा या सहभोजिता कमेंसलिज्म का होता है। ये इस प्रकार का संबंध है, इस प्रकार का सहयोगी रिलेशन है जिसमें किसी भी जाति को हानि नहीं होती है, लेकिन इसमें एक जीव जाति को लाभ होता है, दूसरी जीव जाति को न लाभ और न हानि की स्थिति रहती है। और सहभोजिता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखिए, हम समझते हैं। एक तो शार्क और जो है चूसक मछली जो के बीच में जो संबंध होता है वो सहभोजिता का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो चूसक मछली है वो शार्क मछली के बाह्य त्वचा के साथ में जो है चूसक की सहायता से जुड़ जाती है और शार्क एक बड़ी मछली होती है और तेज़ी से तैरती है, तो संपूर्ण जो है नदी या तालाब में ये तैरती हैं, संपूर्ण समुद्रों में तैरती हैं, जिसके कारण ये विभिन्न स्थानों पर तेज़ी से जाती हैं और साथ ही साथ चूसक मछली को भी इसके साथ भ्रमण करने का लाभ मिल जाता है और चूसक मछली भी अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार शार्क को न तो लाभ की स्थिति है इसमें और न हानि की स्थिति है, लेकिन साथ ही चूसक मछली को बड़ा लाभ होता है, वह शार्क मछली के साथ साथ घूमकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। एक और उदाहरण हम इसका समझते हैं, ये संबंध भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो है कमेंसलिज्म का एक सहभोजिता का बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, जहाँ मवेशी वगैरह जो चरते हैं, गाय भैंस बैल आदि चरते हैं, वहाँ ये पौधों को या घास को हिलाते हैं, जिसके कारण इनमें से छोटे छोटे कीट निकलते हैं। ये कीट उनके पीछे रहने वाले बगुले, कोए, छोटी चिड़िया आदि खाती हैं। तो इसमें क्या है कि इस कमेंसलिज्म के इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि मवेशियों को किसी प्रकार का न तो लाभ है न हानि है, लेकिन साथ ही बगुले, छोटे कीट और बगुले, चिड़िया और जो कोए आदि को लाभ हो जाता है, क्योंकि उनको भोजन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में देखिए, हम अंतर्जातीय संबंध या इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस में असहयोगी संबंधों की भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें 4 प्रकार के देख रहे हैं आप, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रतिजीविता, इसको एंटीबायोसिस कहते हैं। दूसरा परभक्षण, प्रेडेशन। तीसरा परजीविता, पैरासिटिज्म। और तीसरा प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इसमें प्रतिजीविता की बात करते हैं। पहले बात तो असहयोगी संबंध अलग अलग जातियों के जीवों के मध्य एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों को हानि की स्थिति रहती है। तो एक या दोनों जातियों को हानि की स्थिति रहती है। इसमें देखिए, प्रतिजीविता की हम बात करें, एक या दोनों जातियों को हानि की स्थिति रहती है, एक जाति को लाभ भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले हम प्रतिजीविता की बात करें। प्रतिजीविता के अंदर इसको हम एंटीबायोसिस कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, कई बार प्राणियों द्वारा कुछ इस प्रकार के पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं जो दूसरे प्राणियों के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। और इसका उदाहरण है कुछ कवक और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न पदार्थ, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम कवक द्वारा जो पेनिसिलिन उत्पन्न की जाती है, इसी प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ओरोमाइसिन है आदि जो प्रतिजैविक हैं, ये अन्य बैक्टीरिया यानी कि रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। साथ ही एक इसका उदाहरण हम ये समझ चुके हैं। इसके बाद में इसी प्रकार हम जो है इसका विरोध का, एंटागोनिज्म का या प्रतिजीविता जिसको कहते हैं, उसके उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक नीला हरा शैवाल जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन जो है इस प्रकार का एक रसायन छोड़ता है, जो कि जिस
तालाब में होता है, तो उस तालाब के अंदर जो मछलियाँ रहती हैं या जो मवेशी पानी पीते हैं उनको ये मार देता है। तो इस नीले हरे शैवाल का नाम है माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस नामक जो नीला हरा शैवाल होता है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन नामक एक रसायन का स्रावण करता है, जिसके कारण उस तालाब में रहने वाली मछलियाँ और जो मवेशी जो उस तालाब का पानी पीते हैं उनको हानि हो जाती है और वो मर जाते हैं। दूसरा प्रकार है परभक्षण, प्रिडेशन। इसमें सामान्यतया परभक्षण के अंदर जो है एक जीव जाति को लाभ की स्थिति रहती है और एक जीव जाति को हानि होती है। लाभ की स्थिति वाले जीव को पोषण प्राप्त होता है और हानि वाली स्थिति वाले जीव का सामूहिक रूप से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें सामान्यतया मांसाहारी जीव जो हैं वो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं, जैसे एक शेर जो है हिरण का शिकार करता है। इसी प्रकार परजीविता या पैरासिटिज्म की बात करें तो इसमें भी देखिए आप समझते हैं कि इसमें भी एक जीव जाति को लाभ होता है, जो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, उसको लाभ की स्थिति रहती है, जबकि जो परपोषी होता है जिस पर परजीवी निवास करता है उसको हानि की स्थिति रहती है। परजीविता या पैरासिटिज्म भी दो प्रकार की होती है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी जिसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। सामान्यतया ये किसी भी प्राणी के शरीर की जो बाह्य त्वचा है उसके ऊपर रहते हैं, जैसे कि जूं है, खटमल है, मच्छर है आदि। इसी प्रकार दूसरा प्रकार का जो परजीविता का प्रकार है या परजीवी है वो अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट होते हैं। ये शरीर के परपोषी के शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर रहते हैं, जैसे कि फीताकृमि, टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनाटा है। इसी प्रकार मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो भी आपको मालूम है कि आरबीसी के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर रह रहा है। इसी प्रकार एस्केरिस नेमेटोड्स में फेसियोला हिपेटिका जैसा कृमि जो भेड़ों की जो है आंत के अंदर और यकृत और यकृत नलिका के अंदर रहता है। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, ये एक प्रकार का ऐसा दो विभिन्न जीव जातियों के बीच का संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों को हानि की स्थिति रहती है, दोनों जीव जातियों को हानि होती है। थैंक यू।